Hello friends, welcome back to my channel. So, today we will study the French Revolution and the idea of the nation. In the previous session, we have read about the introduction part of this chapter. Now, do you know that the nationalist feeling which came up with the French Revolution in 1789 was the first clear expression? मतलब इससे पहले भी नेशनलिज्म फीलिंग लोगों के मन में जागी थी, बट इस बार जो नेशनलिज्म फीलिंग जागी थी लोगों के मन में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1789 में वो फर्स्ट क्लियरेस्ट एक्सप्रेशन था. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो किसके साथ थी? क्लास 9th में आपने ये पढ़ा था. यस. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो थी किंग लुइस द 16 के साथ. सो what we have seen in after the French Revolution, the political and constitutional changes हमने देखे. पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस दिखाई हमें दिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? जो सोवेरेनिटी थी, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, वो मोनार्की से किस में ट्रांसफॉर्म हो गई? बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. सो what what were the reasons that the nationalism feeling came in the minds of the people, and who was the victim of that? Steps taken by French revolutionaries. अब French revolutionaries ने अपने कंधे पे ये काम ले लिया था कि हमें सभी लोगों के अंदर, in the minds of the all people, we have to create the nationalism feeling. Now, point number 1, the idea of la patrie and les citoyens. La patrie मतलब fatherland और les citoyens मतलब the citizen. अब उस समय ना वो जो लोग थे उनके अंदर एक यूनिटी नहीं थी, उनके अंदर एक कनेक्शन नहीं था इमोशनली अपने लैंड से. वो ये सोचते थे कि वो जो उनकी लैंड है जहाँ पे वो रह रहे हैं वो यूरोप लैंड का सिर्फ एक पीस है, पीस ऑफ लैंड था वो. लेकिन इसलिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला ला पत्री एंड ले सिटोयन का. इसका मतलब क्या है? जो ला पत्री, इट मीन्स ये जो लैंड है वो हमारी फादर लैंड है और हम इसके सिटीजन हैं. तो ये उनने कंसेप्ट निकाला जिससे सभी लोगों का एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ गया अपनी लैंड से. Now, point number 2, a new French flag tricolor was chosen to replace the former royal standard. अब वो रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे थे, वो नेशनलिज्म स्टार्ट कर रहे थे, तो वो ये नहीं कर सकते थे भाई कि हम लोग वो ओल्ड फ्लैग लें जो कि असल में मोनार्कियल फ्लैग है. सो उन्होंने एक न्यू फ्रेंच फ्लैग चूज किया, ट्राई कलर था उसका कलर. The Estates General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. अब जो स्टेट्स जनरल थे वो नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दी गई थी. न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन. अब हाइम्स क्या है, ओथ्स क्या है? जैसे कि हमारी जो नेशनल एंथम है, जो वंदे मातरम है, नेशनल सॉन्ग है, ये पहले तो नहीं थे ना. फ्रीडम से पहले नेशनल एंथम ये नेशनल सॉन्ग तो नहीं कहलाते थे. तो पहले वो क्या थे? हाइम्स थे, सॉन्ग्स थे जिनके जरिए फ्रीडम की जो फीलिंग थी वो जागृत की जाती थी इंडियंस के अंदर. तो ऐसे ही न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द माइंड्स ऑफ द फ्रेंच पीपल्स. A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. And with this, internal custom duties and dues were also abolished. अब इसमें क्या है? अब वो अपनी खुद इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए मांग कर रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं, फाइट कर रहे हैं उसके लिए. तो वो यूँ थोड़ी करेंगे कि वो इंटरनल टैक्सेस भी भरते रहें. तो इसीलिए उन्होंने खुद की एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाई और खुद के यूनिफॉर्म लॉज भी फॉर्मुलेट किए. लेकिन सबके लिए नहीं, सिर्फ अपनी टेरिटरी के लिए जिसको वो अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे.
अब इसी के साथ साथ एक और चीज हुई, क्या? अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर आल्सो अडॉप्टेड। अब ये क्या था, जैसे मेरे यहाँ 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है, वैसे ही आपके यहाँ पे भी 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के ही इक्वल होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट निकाला था फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने। रीजनल वेरिएशंस वर डिस्करेज्ड, जो रीजनल वेरिएशंस थे उनको डिस्करेज किया गया। French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. वो एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी थी। क्यों उनने ये कॉमन लैंग्वेज क्यों बनाई? क्योंकि उन्हें लगता था, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को ये लगता था कि अगर सभी लोग एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे तो उससे एक यूनिटी आएगी सभी के अंदर, और इससे कम्युनिकेशन वे जो है वो भी इजी हो जाएगा। Now let us see that how did the nationalism feeling spread. The revolutionary further declared that it was the mission of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help others people of Europe to become nations. मतलब क्या है, पहले तो वो सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अपना ही सिर्फ अपने नेशन, अपनी जो टेरिटरी है उसको नेशन स्टेट बनाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो और उन्होंने कहा कि ये उन सभी की मदद करेगा जो फ्री होना चाहते हैं, जो अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं। The news of the event in France reached the different cities of Europe. अब इसमें क्या हुआ, जो न्यूज़ थी ये जो उनने डिक्लेयर किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये डिक्लेयर कर दिया कि वो सभी पीपल्स की मदद करेंगे, तो ये जो न्यूज़ थी ये फैल गई। और कहाँ कहाँ, जैसे कि हो गए हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में भी 1790s तक फैल चुकी थी। Students and other members of educated middle classes begin setting up Jacobin clubs. अब Jacobin clubs तो सबको याद होगा, तो फिर मैं इसके बारे में नहीं समझाऊंगी, ओके? और ये तो बहुत ही फेमस था वैसे भी। स्टूडेंट्स से जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, मतलब बहुत से लोगों ने क्या किया, जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी। अब जहाँ जहाँ फ्रेंच आर्मीज जाती थी तो क्या होता, वो ये स्प्रेड, नेशनलिज्म स्प्रेड करते करते जाती थी। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स, द फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैरी देयर आइडियाज ऑफ द नेशनलिज्म अब्रॉड। Now let us study about Napoleon Bonaparte. अब इनके बारे में तो सभी जानते होंगे, इनके बारे में कौन नहीं जानता, है ना? हमने पिछली क्लास में बहुत पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम एक बार इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। Now who was Napoleon Bonaparte? He was a French military leader and he destroyed democracy in France. He also established Napoleonic Code, civil code. अब क्या हुआ, जब फ्रांस इतना आगे बढ़ गया तो वो क्या कर रहा था, वो दूसरी कंट्रीज पे भी कॉन्कर कर रहा था। तो जो बाकी कंट्रीज थी वो फ्रांस पे हमला कर रही थी, बाहर से बहुत सी कंट्रीज चारों तरफ से घेर लिया था फ्रांस को। तो उस समय एक हीरो आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। उसने पूरे फ्रांस को बचाया। वो एक मिलिट्री लीडर था, बट एक उसने बुरा काम किया। वो क्या था, जब उसने आज़ाद करा दिया फ्रांस को, मदद की फ्रांस की, उसके बाद फ्रांस की ही डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी, पूरी तरह से तहस नहस कर दी। एंड उसके बाद ही ऑल्सो established a Napoleonic code which is also known as civil code in 1804. This is one mark question, this is very important for you, learn this. Now let us know about that what was Napoleonic Code, what was the effect by the Napoleonic Code. Common national currency. अब एक कॉमन नेशनल करेंसी थी, ये नहीं कि ये यूज करेंगे हम, ये वाली करेंसी यूज करेंगे, एक कॉमन नेशनल करेंसी थी बस। It restricted all the privileges based on birth. अब सबको याद होगा कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों ही मजे लेते थे, प्रिविलेजेस उनके पास इतने सारे थे बर्थ से, जन्म सिद्ध अधिकार जिसे हम कहते हैं। सो थर्ड स्टेट को वो प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे।
So, this Napoleonic Code restricted all those privileges based on birth, established equality before law. It secured the right to property. इससे क्या हुआ, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी वो भी सिक्योर हो गई, क्योंकि जो सिर्फ जमीन, जो बड़े बड़े ज़मींदार से जो बड़ी बड़ी अमीर थे सिर्फ वही लैंड रख सकते थे। क्यों? जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी लैंड चाहिए, है ना। तो इस नेपोलियनिक कोड से वो भी इस्टेब्लिश किया गया, सिक्योर किया गया। In Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany, Napoleon simplified administration, abolished feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. अब यहाँ पे उसने जो नेपोलियनिक कोड है उसने क्या किया, पीजेंट्स के लिए भी यहाँ पे मदद की। अब फेडरल सिस्टम भी सबको पता होगा, है ना, क्योंकि हमने सब क्लास 9th में पढ़ ही रखा है, इसको बस हमें एक रिवीजन देने की ज़रूरत है। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो इसको सिर्फ नाम याद रखना कि ये भी रिमूव किया गया था। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी तो बस इसको इतना ही याद रखना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। अब कोई भी कंट्री हो उसका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड होना ही चाहिए। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने यहाँ पे ध्यान दिया कि हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी तरह वेल इम्प्रूव्ड होना ही चाहिए। इट इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। नाउ इट इज़ अगेन दैट ओनली। अब हम रिजल्ट्स पढ़ते हैं। अब इतने सारे अच्छे काम किए नेपोलियन बोनापार्टे ने, तो सब तो बहुत ही खुश हुए होंगे, सब ने उसकी वाहवाही की होगी। तो हम पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या हुआ। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. मतलब अब नेपोलियन बोनापार्टे जहाँ कहीं भी जाता था तो उसकी वाहवाही होती थी, सब लोग कहते वाह वाह क्या काम किया है। But the initial enthusiasm soon turned to hostility. But धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि नेपोलियन बोनापार्टे इतना भी अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल फ्रीडम क्यों अच्छा नहीं था? क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। चाहे उसने कितने भी अच्छे काम किए हो, बट पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी पीपल के साथ। और जो ओवरऑल टैक्सेशन था और वो भी इंक्रीज हो गया था। अब आपने पढ़ा भी पिछली ही स्लाइड में कि जो इंटरनल टैक्सेस थे वो क्या किए गए थे, रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। बट यहाँ पे तो टैक्सेशन इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल टैक्सेशन था और ये बाकी जो ओवरऑल टैक्सेशन है वो इंक्रीज किया गया था। censorship, forced conscriptions into French armies required to conquer the rest of Europe. अब जो अगर आपको क्लास 9th की बात याद हो, हमने लास्ट में जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि नेपोलियन बोनापार्टे चाहता था कि वो पूरे यूरोप पे राज करे, बट ऐसा नहीं हो सका। All this seemed outweigh the advantages of the good administrative system. अब जब लोगों ने ध्यान देना शुरू किया तो क्या हुआ, उन्हें प्रॉस और कॉन्स दोनों को नापा और जो कॉन्स थे वो प्रोस से ज़्यादा दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा अब हमें नेपोलियन बोनापार्टे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। Now in the next session, we will read about the making of nationalism in Europe. So till then, stay tuned, stay home, stay safe.